आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं 6 तारीख के लिए, जनवरी के लिए बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने खुद को किस प्रकार से प्लेस किया है इस एक्सपायरी के लिए और मंडे के लिए। लेकिन डाटा पे जाने से पहले हम 2 मिनट डिस्कशन करते हैं कि बाजार में फ्राइडे के दिन क्या हुआ। जैसे कि आपने देखा थर्सडे को बाजार ऊपर गए, देर आफ्टर फ्राइडे को बाजार गिरना स्टार्ट हो गए, जिसका मेजर कारण था बैंक्स के अंदर। बैंक्स में सडनली प्रेशर स्टार्ट हुआ जो कि बैंक निफ्टी को जो थर्सडे गेन थे वो सारे वाइप आउट करने पड़े और आपका निफ्टी भी 24,000 के आसपास बंद हुआ। अब इसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि HDFC में सबसे ज़्यादा गिरावट स्टार्ट हुई, सबसे 2.5% की गिरावट हुई, सबसे पहले स्टार्ट हुई और उसने बैंकिंग सेक्टर को गिरने पे लीड किया। अब यहाँ पे कोई ना कोई कांड हुआ है, किसी बहन के भाई को पता था, मतलब पक्की पता था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि जरूरी था। क्योंकि देखिए, अगर कोई लार्ज कैप बैंक टूट रहा है और अचानक टूट रहा है तो आगे आने वाले दिनों में कुछ उसमें होता ही होता, और जो सैटरडे को हुआ। अब क्या हुआ सैटरडे को मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कि एक्चुअली हुआ क्या, लेकिन किसी ना किसी को पता था और वो किसी ना किसी, ये पक्की बात है, या तो उन कंपनी के KMPs थे, की मैनेजर पर्सन को पता था। जो इन्फॉर्मेशन जो सैटरडे को आई है वो या तो KMPs को पता होती है, की मैनेजर पर्सनस को, या उस कंपनी के CS को पता होती है, या उस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होती है, या उन कंपनी के जो टॉप लेवल पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पता होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंप्लायंस में है उनको पता होती है। तो क्या पता थी हम उसके वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्चुअली में जो फ्राइडे को टूटा वो एक्चुअली में न्यूज़ बेस्ड टूटा, किसी ना किसी को ये चीज़ पता थी, अदरवाइज ये नहीं टूटने वाला था। और पहली बात, ये बड़े लोगों को पता थी, मेरे जैसे लोगों को तो नहीं पता थी। मैं आपका नाम किसी का नहीं ले रहा, ये मेरे जैसे लोगों को तो नहीं पता थी। हाँ, ये था कि ये होने वाला है, बट एग्जिट डेट दैट इज एकदम कहते हैं कि अनबिलीवेबल। 2.5% HDFC बैंक तोड़ दिया गया। तो डाटा पर आते हैं और कुछ मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा जो एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर और जो डाटा एनालिसिस में अच्छे सवाल लोगों ने पूछे हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले डाटा पे आ जाते हैं। डाटा में सबसे पहले कैश का 4,227 करोड़ का माल बेचा। एज यूजुअल एक दिन दिखा दिया, मुंह दिखाई कर दी और अगले दिन वापस माल ठोक कर चले गए। DIs ने 820 करोड़ का माल बेचा है, मतलब ये तो कंटिन्यू बेच ही रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 4,621 लॉन्ग काटे और शॉर्ट ऐड किए 23,000। समझिए बात को, लॉन्ग काटे 4600 और शॉर्ट ऐड किए 23,000। और इनका जो नेट शॉर्ट था अब 2,02,000 से बढ़कर कितना हो गया, 2,30,000। और लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो भी 19.53 से बढ़कर कितना हो गया, 17.19। तो नेट शॉर्ट हो गए 2,30,000। एग्जैक्ट नंबर 2,02,346 से 2,29,994, 2,29,994 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट है इनके डॉट मार्केट के अंदर। अब किसी का मार्केट क्वेश्चन आया था, इसका मैं जवाब आगे दूंगा कि अगर इनके इतने नेट शॉर्ट थे तो क्यों इन्होंने मार्केट को अगेंस्ट में जाने दिया। तो इसके 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें थोड़ा ध्यान रखने चाहिए, जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपका शायद तक व्यू अलग हो सकता है। स्टॉक फ्यूचर्स में 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए और शॉर्ट किए 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए, जो ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स में हुए हैं। ऑप्शन डाटा, ऑप्शन डाटा के अंदर क्या है, 2,36,144 लॉन्ग की और 3,02,500 शॉर्ट की कॉल्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स। अपसाइड क्या हो गई, कॉल्स लॉन्ग है 2,30,000, शॉर्ट है 3 लाख, मतलब कि अपसाइड लिमिटेड, ऊपर तो जाने का मुश्किल है। पुट लॉन्ग 1,85,000 की, पुट शॉर्ट की 1,88,000, मतलब डाउन साइड में इन्होंने एक प्रकार से स्ट्रेडल बनाया है नीचे की तरफ, मतलब पुट्स का, पुट्स एक मतलब कवर्ड पुट्स खेली हैं, पुट शॉर्ट करके पुट लॉन्ग कर ली। तो ये अड़ंका यहाँ पे है, नीचे की तरफ इन्होंने ज़्यादा प्ले नहीं किया, लेकिन कॉल शॉर्ट इनकी बहुत है। तो अगर मैं डाटा को समराइज करूँ तो डाटा में कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब कि डाउन साइड का ही है, कोई होप नहीं मुझे नजर आती, क्योंकि देख कैश में सेलिंग है, इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है
ऑप्शन में सेलिंग है, अपसाइड ऑप्शन की कैप है और ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद भी नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि इन्होंने जो अपने इंडेक्स फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट थे वो करीबन 28,000 नेट शॉर्ट बढ़ा भी दिए। 2,02,000 से 2,30,000 जा रहे हैं तो नेट शॉर्ट तो बड़े ही बड़े हैं। तो डाटा तो कुल मिलाकर खराब और इनकी नज़र 23,200 पर है नीचे कटाने में इस एक्सपायरी को। देखते हैं होता नहीं होता, लेकिन ये हुआ है। अब बैक टू द पॉइंट, फ्राइडे को बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थी जिसको लीड किया था HDFC बैंक ने। अब किसी ना किसी को पता था कि मंडे को तक क्या होने वाला है, मतलब इन 2 दिनों में किसी ना किसी को 100% आई एम अ डैम श्योर कि किसी ना किसी को पता था कि क्या होने वाला है। क्यों? फ्राइडे को आए इनके क्वार्टरली अपडेट्स जो कि एकदम खराब कैसे? अब एक चीज़ समझने वाली भी बनती है, इनकी जो लोन ग्रोथ है वो 0.9% की आई है, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ इनकी 2.5% के आसपास की है। तो कोई कहेगा कि सर बढ़िया है ना, पैसा आ रहा है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में एक सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास डाटा सारा मिल जाता है लमसम आपको पहले ही, रिजल्ट से पहले ही। अब हुआ क्या इसके अंदर कि बैंक्स के पास जब डिपॉजिट आता है तो उनका बैलेंस बढ़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर उनको देना पड़ता है ब्याज। डिपॉजिट्स आएंगे, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो हम लोन देते हैं उसका इनको क्या मिलेगा भाई? इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, कोर बिजनेस तो बैंकिंग का यही होता है, एज अ कस्टोडियन। अगर आप बैंक्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बैंक इज अ कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक मनी। कस्टोडियन ही है जिसका काम क्या है? लोगों से पैसे लेना, उनको ब्याज देना और लोगों को लोन देना, उस पर ब्याज लेना। डिफरेंस नेट इंटरेस्ट इनकम होती है, जिनको हम निम्स भी बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन से बोलते हैं। अब इनके डिपॉजिट ग्रोथ तो बढ़ रही है, लोन ग्रोथ नीचे है। अब लोन ग्रोथ जब नीचे है तो इनमें दिक्कत है कि इनको पैसा देना तो ज्यादा पड़ रहा है, ब्याज का पैसा देना ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन लोन इतने नहीं बंट रहे जिससे क्या हो रहा है कि इनका मेकअप हो सके और इनको कमाई हो। कमाई कैसे होगी? ज्यादा लोन देंगे, उससे जो ब्याज आएगा उसी ब्याज से हम लोगों को देंगे, डिफरेंस बैंक कमाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये एक सबसे बड़ा दिक्कत वाला सीन हो रहा है आपका किसके अंदर? HDFC बैंक में। और ये न्यूज़ आई आपकी सैटरडे को और फ्राइडे को स्टॉक को 2.5% ठोक दिया। अब फ्राइडे को 2.5% ठुकने से हुआ क्या कि किसी ना किसी को पता था, किनको? KMPs को, की मैनेजर पर्सन, हाई स्टेटस एम्प्लॉयज, CS। अब CS ये ऐसा काम नहीं करते इंफॉर्मेशन लीक करने का, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि एथिकल ड्यूटीज होती हैं तो वो ऐसा काम शायद तक नहीं करें, क्योंकि उनको बोर्ड के अंदर जवाब देना पड़ता है अगर पकड़े गए तो ये हो, उनको तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि देखिए सेट ऑफ बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। ऐसे इंडिया के कोर्सेज जिन पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा, कि CA पर ही हम विश्वास रखते हैं, कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए CS पर ही विश्वास रखते हैं। तो इन दो को तो मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता और मैं होता भी कौन, डेट इज अ हाईएस्ट डिग्रीज इन इंडिया, और जो एक्चुअली में वर्थ की डिग्रीज हैं तो उनकी तो हम बात नहीं करते। लेकिन किसी न किसी बहन के भाई को ये बात पता थी कि सैटरडे को ये डाटा आएगा, और सैटरडे को जैसे ही डाटा आएगा मंडे को मार्केट ठुक जाएगा। क्योंकि अब हुआ क्या, 2.5% इन्होंने ठोक दिया फ्राइडे को HDFC को, और मंडे को कम से कम ये 2-2.5-3% और ठुकेगा। ज्यादा ठुक सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये बढ़िया ठुकेगा। मैं वो नंबर नहीं बता सकता जो मेरे दिमाग में है, क्योंकि पैनिक हो सकता है। पैनिक का मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना थोड़ी होता है, तो आप प्रिज्यूम करके चलिए 2-2.5% का। तो एक्चुअली हुआ ये, तो HDFC किसी को पता था और ये मंडे को तैयार है ठुकने के लिए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। आदित्य आनंद जी का क्वेश्चन है कि FI शॉर्ट है, फिर भी क्यों मार्केट को उन्होंने अपनी पोजीशन के अगेंस्ट में जाने दिया? देखिए आनंद जी, इसमें मेरी 3 लर्निंग्स हैं, मुझे 3 चीजें समझ में आती है जो ज्यादातर होती हैं। अगर शॉर्ट किसी इवेंट को लेकर बनाया जाता है और वो इवेंट पास हो जाता है, उस केस में होता है कि वापस शॉर्ट कवरिंग आती है। ये ज़्यादातर वॉर की सिचुएशन में या हाई इन्फ्लेशन के डाटा के से, या मान लीजिए पॉवेल की मीट से पहले, या कोई भी सेंसिटिव
डाटा आने से पहले जो पोजीशन बनती है वैसा डाटा नहीं आता है, उस थॉट में नहीं आता है, तो मार्केट में रिवर्स होता है ऊपर या नीचे में, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। ऊपर की तरफ भी शॉर्ट कवरिंग होती है, नीचे की तरफ भी शॉर्ट कवरिंग होती है, क्योंकि बाजार बड़ा हो तो नीचे की तरफ शॉर्ट कवरिंग होती है, बाजार अगर नीचे है तो ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग होती है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि किसी इवेंट के पास होने के बाद में एक शॉर्ट कवरिंग आती है बोथ ऑफ द साइड, जिस साइड पोजीशन बनी होती है उसके रिवर्स में आती है। दूसरा जो मुझे लगता है, ये आपका किसी भी एक्सपायरी के अंदर जो मैंने देखा है अब तक, मैं गलत हो सकता हूं इसमें, लेकिन जहां पर फर्स्ट टाइम जब डाटा 2 लाख से ऊपर पार करता है, नेट शॉर्ट 2 लाख से ऊपर पार होते हैं, तो एक टेक्निकल बाउंस जो आता है वो आता ही है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम में ऐसा देखा गया है, दैट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट टाइम में जब भी डाटा नेट शॉर्ट 2 लाख के ऊपर आते हैं, उसके बाद में एक शॉर्ट कवरिंग 1-2 दिन में आती ही है, उन शॉर्ट्स को, वीक शॉर्ट्स को एग्जिट करने के लिए। थर्ड, अगर उस दिन का हम स्पेसिफिक डाटा देखें तो उस दिन क्या थी, 3 लाख कॉल लॉन्ग थी और कॉल शॉर्ट थी नहीं, मतलब 3,70,000 के आसपास कॉल लॉन्ग थी और कॉल शॉर्ट थी नहीं। तो एक पॉइंट ये भी था कि कॉल शॉर्ट क्यों नहीं की। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर में इतने शॉर्ट हैं, अगर आप कॉल इतना नेगेटिव लेके चल रहे हैं, तो आपने कॉल लॉन्ग की है, उसके सामने कॉल शॉर्ट क्यों नहीं की, क्योंकि आपको प्रीमियम तो मिल रहे हैं भाई। तो इस वजह से 3,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके कॉल लॉन्ग थे, बट सामने आपके जो कॉल शॉर्ट थी वो 33,000 के आसपास थी, जो मैंने अभी डाटा देखा है उस हिसाब से एकदम सही नंबर बता रहा हूं आपको। तो ये 3 कारण हो सकते हैं। उस समय मैंने इतना नहीं बताया क्योंकि ये डाटा डीप हो जाता है थोड़ा सा, और अगर आपने पूछा तो आपको, मुझे पता है आपको थोड़ी समझ होगी, आप डाटा को समझते होंगे, तभी आपने इतना डीप क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो होप आपको जवाब मिल गया हो। आनंद जी, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं। उसके बाद शोभित जी का क्वेश्चन है, हाउसिंग फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल मार्जिन्स और ओपीएम को देखना जरूरी है। देखिए, मैं ओपीएम को कंसीडर नहीं करता हूं जब मैं बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनीज को देखता हूं। इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस का स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है, स्लिपेजेस। अगर किसी कंपनी का स्लिपेजेस ज्यादा है तो वहां पर दिक्कत रहती है। तो पहला पॉइंट तो हमें स्लिपेजेस देखने वाला होता है कि हाँ स्लिपेजेस है, क्योंकि एनपीएस वगैरह तो क्या होता है होने के बाद पता चलते हैं, लेकिन स्लिपेजेस से हम आगे आने वाले टाइम का थोड़ा अंदाजा लगा देते हैं। स्लिपेजेस मीन्स द प्रोविजंस, तो उससे थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि हाँ इस कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है। दूसरा, अगर आप कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देख रहे हैं तो आप ये देखने की, ये एक्चुअली में आपको देखने की कोशिश करनी पड़ेगी उनके एम्प्लॉयज से या कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके, मतलब आप एज ए कस्टमर कांटेक्ट करके वो कितने % लोन टू वैल्यू दे रहे हैं। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह उस कंपनी में है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कितने %। अगर कोई कंपनी 90% एलटीवी पर लोन कर रही है, दैट कंपनी नॉट बी सक्सीड। 90% एलटीवी का मतलब है उसकी वैल्यू 100 रुपया है, आपने 90% लोन दे दिया। ये सिर्फ सक्सेसफुल होता है गोल्ड लोन के केस में, क्योंकि गोल्ड लोन इज अ रॉ मनी। आपका पैसा गोल्ड लोन 90% कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गोल्ड लोन कंपनी है वो 90% भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस ना टूटे तो। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस में आपको देखना पड़ेगा वो कितने मार्जिन, क्योंकि देखिए इनमें फ्रॉड्स बहुत होते हैं, फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर कंपनी को 90% एलटीवी पे कर रही है तो 10%, मतलब अगर वो डिफॉल्ट हुआ तो डिफॉल्ट तो भाई सीधी सी बात है, 3 महीने का लोन नहीं देगा तब एनपीए रिकॉर्ड होगा, तो उतने में तो इसका हो जाएगा अड़ंगा पूरा। तो इस वजह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को प्रेशर रहता है इन द लॉन्गर पीरियड। अगर कोई खराब कंपनी है और अगर कोई कंपनी 60-65 के एलटीवी पर काम कर रही है ना, मैं कहता हूं बेस्ट कंपनी है। इफ अ कंपनी गिव्स अ 60 और 70% लोन, दैट मीन्स दैट कंपनी इज डूइंग एक्सीलेंट। लेकिन अगर कंपनी 90-95% लोन कर रही है, हाँ कोई कहते हैं अब जैसे फ्लैट्स के में होता है कि 90% लोन कर देंगे, अरे भाई उसकी वैल्यू 2 करोड़ है, आपने 1,80,00,000 लोन ले लिया बंदे ने, तो उसका वैल्यू बचा कहां पर। ठीक है फायदा भी होता है इसमें क्योंकि लोन ज्यादा दिया है अगर नहीं फटा तो, बट ऐसा नहीं होता कि 20 साल का लोन लिया है, कभी ना कभी इसमें फटने के चांस रहते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा एलटीवी पर। अगर उसका 70% तक का एलटीवी है, दैट कंपनी इज अ परफॉर्मिंग। लेकिन अगर 70% से ऊपर हो जाता है तो उससे अवॉइड करना है, चाहे वो पूरा सेक्टर ही अवॉइड क्यों ना करना पड़े।
कई बार होता है फंडामेंटल एनालिसिस में, कई बार ही हमें पूरा पूरा सेक्टर तक अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि उसमें पैसा नहीं बनता, और पिछले सालों में नहीं बना कई सेक्टर्स के अंदर। आज मान लीजिए कि लोग वो नए नए चांदनी में डांस कर रहे हैं, बट कई सेक्टर पुराने दिनों के अंदर कई सेक्टर ऐसे रहते थे तो उनमें पैसा नहीं बनता। शुगर सेक्टर में किसी का पैसा नहीं बनता था, अब मान लीजिए बढ़ गया, और अब तो और नहीं बनेगा क्योंकि लोग अब नहीं बनेगा, बना के दिखा देना कोई शुगर सेक्टर में। कारण क्या है शुगर सेक्टर के अंदर? क्योंकि लोग अब हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं ज्यादा। अब कोई अगर ऐसा पॉपुलेशन बढ़ रही है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। स्टॉक टू स्टॉक डिफरेंट स्टोरी हो सकती है, बट आपको होल सेक्टर का देखना है। तो फाइनेंशियल मार्जिन्स में ओपीएम को नहीं कंसिडर करना चाहिए। आप अगर हाउसिंग फाइनेंस देख रहे हैं, अगर आपको देखना है बुक्स में देखना है तो आप स्लिपेजेस देखिए, सिर्फ उसके स्लिपेजेस। और बैंक्स का देख रहे हैं तो स्लिपेजेस, एनपीए, एसएमए लेवल 1, एसएमए लेवल 2, जो आरबीआई का नया जो लोन को रिकॉर्ड करने का मेजर है, वो आप देखेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा। होप आपको आंसर मेरा मिल गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।